All right, so whoops, let's start with a quick recap on the infamous chapter set theory. ठीक है. सो जब मैं सेट थियरी की बात करता हूँ तो इसका पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ होता है. सो इट इज़ हैविली यूज्ड इन एआई. इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है एआई की दुनिया में. ठीक है. अब इसके अलावा हम सेट थ्योरी पढ़ते क्यों है भाई, इसका काम क्या है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू स्टडी सेट थ्योरी. सो बेसिकली होता क्या है, लेट अस गो थ्रू एग्जांपल और उसके बाद में अपन उसको समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू भी कि होता क्या है. सो मान लो मैंने कहा कि रियल नंबर्स लेना है. चलो शुरुआत नेचुरल नंबर से करते हैं. नेचुरल नंबर लेना है. सो इट्स वेरी क्लियर कि आप लोग बोलेंगे 1 से लेते 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ये चलता जाएगा सिलसिला अप टू इन्फिनिटी. सो आपने कहा 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, ये चलता जाएगा सिलसिला अप टू इन्फिनिटी तक. अब मैंने आपको बोला इंटीजर्स लो, तो आपने बोला ठीक है हम 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, ये चलता जाएगा सिलसिला. बट हम -1 भी लेंगे, -2 भी लेंगे, हम पीछे पीछे चलते जाएंगे इसमें. ये सिलसिला चलेगा माइनस इन्फिनिटी तक के. See the point is कि what I'm trying to teach you is that whenever I say natural number आपने 1 से ले लिया, whenever I say integers आपने negatives, positives and 0 ले लिया. So what is happening? Nothing special is happening. Only thing that is happening वो है set. Set theory is happening. What is basically set? It is collection of well-defined distinct objects. मैं इसके सामने आ गया हूँ क्या? ठीक है. So it is basically collection of well-defined distinct objects. बस. अब collection of well-defined, यही तो बात चल रही है यहाँ पे. नंबर्स का कलेक्शन है. मैंने कहा वॉवेल्स ले लो, तो आपने ABCD में से A E I O U ये वॉवेल्स उठा लिए, ये 5 शब्द उठाए. इसके अलावा नहीं उठाए बिकॉज यू न्यू कि जब वॉवेल्स की बात हो रही है सो विल पिक A I O U में से कोई एक ही पिक होगा. मैं बोला सारे वॉवेल्स तो सारे वॉवेल्स, कोई एक तो कोई एक. तो वाई इज़ दिस हैपनिंग इज़ बिकॉज क्योंकि हमारे पास में अब सब चीज़ों का कलेक्शन है. कलेक्शन का मतलब क्या हो गया, जमा करके रखना, संकलन. किस चीज़ का संकलन है, वेल डिफाइंड. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि भाई जब मैं वॉवेल्स की बात कर रहा था तो एट एनी पॉइंट एट एनी सर्टेन मोमेंट डिड यू थॉट अबाउट नंबर्स? नो, यू डिड नॉट थॉट अबाउट द नंबर्स बिकॉज आपके पास में चीज़ें प्री डिफाइंड थी कि जब वॉवेल्स बोले तो नंबर्स क्यों बोलेंगे, राइट. सो द आइडिया इज़, द डेफिनेशन ऑफ सेट इज़ कि इट इज़ कलेक्शन ऑफ. कलेक्शन बोलने के बाद में सब चीज़ों का जमा होना, पर किन चीज़ों का जमा होना, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अब वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्यों बोला है उसको समझते हैं. सो वेल डिफाइंड क्यों, क्योंकि भाई अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की तो अल्फ़ाबेट्स ही आने चाहिए, नंबर्स की बात करें तो नंबर्स ही आना चाहिए. अब वेल डिफाइंड सिर्फ यही भाषा में नहीं होता है. वेल डिफाइंड होता है, मान लो अगर मैं बोलता हूँ आपको कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल पीपल्स. नो, हाउ वुड यू डिसाइड ब्यूटीफुल पीपल? फॉर सम ब्यूटी डिफरेंट है, किसी के लिए ब्यूटी डिफरेंट है. सो ब्यूटी वैरीज अकॉर्डिंग टू द पर्सन. एंड व्हेन we cannot define something properly, we cannot include that a particular thing which is not well defined. How can you form a collection of those things? It is subjective matter, it's up to you, right? ये यूनिवर्सली ट्रू होने की बात चल रही है. सो व्हेन आई स्पीक अबाउट वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि इफ ऐसे कि कलेक्शन ऑफ, मतलब मैंने अगर बोल दिया कि हमारे इलाके में जिन्होंने 10th के इसमें 98% स्कोर किया है, नाउ दैट इज़ पॉसिबल. ये वेल डिफाइंड है क्योंकि ये मार्क्स है, ये फैक्ट है, ये दिख रहा है अपने को. नोबडी कैन डिफाइन ब्यूटी प्रॉपरली एंड हेंस इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. इफ इट्स नॉट वेल डिफाइंड तो कलेक्शन में नहीं आता, वो सेट नहीं फॉर्म करता. इट्स मेरली अ कलेक्शन, वो सेट फॉर्म नहीं करता. ठीक है. अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोला? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप मेरे घर पे आए, मैंने कहा आपको कि चलो मेरे पास में का बुक्स का कलेक्शन मैं आपको बताता हूँ. मैं एक ही बुक अगर 100 बार बताते जाऊँगा रिपीटेटिव, तो आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक, दूसरी बुक बताओ. कि दूसरी बुक है कि नहीं आपके पास में, कि एक ही बुक है बस.
तो मैं बोलूँगा नहीं है ना, तो आप बोलेंगे सर वो बताओ ना, फिर ये तो पता है आपके पास में है। एक ही चीज़ को 100 बार बताने से सेट में कुछ बदलाव तो नहीं आ जाएगा। बदलाव तब आएगा जब मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने बोला, आपने बोला दूसरा बुक है क्या कोई, मैंने बोला हाँ है, आपने बोला बताओ, फिर मैंने बताया, तो अब बदलाव आया, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो सेट बेसिकली इग्नोर करता है रिपीटेटिव एलिमेंट्स को, एंड दैट इज़ वाई वी ऑलवेज हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यहाँ पे भी तो वही हो रहा था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। आपके पास में सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, नो नंबर इन नेचुरल नंबर और रियल नंबर और इंटीजर्स इज रिपीटिंग इटसेल्फ, नाइदर इन दिस ABCD के सेट में, इन द सेट ऑफ वॉवेल्स नोबडी वाज रिपीटिंग। सो द आइडिया इज़ वेरी क्लियर कि बेसिकली when we talk about set, it's basically collection of well defined distinct objects. So इसमें होता क्या है कि there is no ambiguity, पहली बात तो no confusion, there is no confusion whatsoever. We are talking about numbers, तो numbers की बात हो रही है, we are talking about alphabets, तो alphabet की बात हो रही है. Second, no repetition, ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तीसरा, अब मान लो मैंने आपको कहा कि भाई आप मेरे पास में आए बुक्स का कलेक्शन देखने, मैंने बुक रीडिंग चालू की थी बाय द एज ऑफ 12, तो बाय द एज ऑफ 12 मैंने जो उस टाइम पे बुक खरीदी थी, मैंने वो बताना ज़रूरी है क्या पहले आपको? नहीं, इट इज़ नॉट ऑल टुगेदर नेसेसरी दैट आई शुड बिगिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक दैट आई हैव बॉट। अभी जो हाल ही में मैंने परचेज़ की होंगी वही बता सकता मैं, वहाँ से भी शुरू कर सकता मैं। फिर मैंने 10 साल पहले खरीदी होंगी वो बता सकता मैं। फिर मैंने जब 10 साल का था तब खरीदी थी वो बुक बताऊँगा मैं। मैटर क्या है कि वो एलिमेंट उस सेट का है। अगर वो ऑब्जेक्ट, वो बुक मेरे लाइब्रेरी में बिलोंग करती है, तो वो कोई भी टाइम पे मैं दिखाऊँ सामने वाले को, वो दिख रही है, वो आनी ज़रूरी है। वंस वो आ गई, द मैटर इज़ क्लोज्ड। तो बोलने का मतलब ये है, नो ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है सेट, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। तो व्हेन एवर आई से कि ये AEIOU, what are these? These are objects, and objects are known as elements of set. हम objects को क्या बोलेंगे? Elements of set. Next, they are denoted, objects basically objects are denoted by small letters, A B C D, ये तौर पे डिनोट करते हैं अपन स्मॉल लेटर्स में ओनली, एंड द नेम और द सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सो हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, एग्जांपल के तौर पे ABC एंड सो ऑन। सो इफ़ आई वांट टू से कि भाई सेट ऑफ वॉवेल्स, तो इसको लिखा कैसे जाता है? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के टोटल 3 तरीके हैं हमारे पास में, ठीक है। जिसमें से आपका पहला जो है दैट इज़ रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज़ रोस्टर फॉर्म? सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि यू लिस्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे मान लो मैंने अगर बोल दिया कि भाई इंटीजर्स के नंबर बताओ, इंटीजर्स बताओ, तो आप लिखते बैठोगे -∞, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी आप लिखते जा रहे हो, एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, separated by comma. So we list each and every element, ठीक है, enclosed within braces and separated by कॉमा। दैट्स इट। तो लिखा कैसे जाएगा? तो लिखा ऐसे जाएगा, लेट अस सपोज करो सेट ऑफ वॉवेल्स है, मैंने V नाम दे दिया, ब्रेसेस मतलब करली ब्रैकेट, सेपरेटेड बाय कॉमा, तो AEIOU
आई यू ओ नहीं लिखना मुझे ऑर्डर में, ए ई आई ओ यू, यही किसने बोला कि ऐसे ऑर्डर में लिखना चाहिए सेट में? सेट में ऑर्डर इज ऑफ इररिलेवेंस, कैसे भी ऑर्डर में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिख दिया ए ई आई यू ओ। क्या ये वॉवेल्स का कलेक्शन है? यस है। सो वी कैन से इट इज़ कलेक्शन, ब्रैकेट में दे देते हैं इसको, बेसिकली सेट ऑफ वॉवेल्स। अब ऐसे ही एक मैं नंबर दे देता हूँ, पहले 4 नंबर का कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो अपने इसको कैपिटल ए नाम दे दिया। पहले 4 नंबर थे क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता था। सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट नंबर 2 इज सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करते सिनेरियो को। मैंने बोला आपको इंटीजर्स लिखो, आप बोलेंगे सर यार इतना मतलब कुछ तो रैम करो। मैंने बोला चलो ठीक है रैम कर दिया। क्या रैम करना है कि भाई हर एक चीज़ लिखो मत, शॉर्ट में लिख दो। रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन शॉर्टकट, इन शॉर्ट फॉर्मेट, इन शॉर्ट फॉर्मेट, अवॉइडिंग लेंदी रिप्रेजेंटिंग द सेट सॉरी उसको जो भी जैसे भी उसे कहेंगे कि लेंदी ना होए जिससे, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है? वी स्पेसिफाई प्रॉपर्टी दैट that each element of a set must satisfy। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यही ऊपर अपन ने देखा था, यही एग्जाम्पल को मैं अगर कैरी फॉरवर्ड करूँ यहाँ पर तो कैसे लिखा जाएगा? कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, जनरल वेरिएबल। आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, कुछ भी ले लो। मैंने x ले लिया। ये 2 डॉट क्रिएट करते, कोलन जिसको बोला जाता है। कोई कोलन के बदले स्ट्रेट लाइन देगा। सो वी आर यूजिंग एज ऑफ नाउ कोलन। कोई स्ट्रेट लाइन दे देगा यहाँ पर, मैं अच्छे से बता दूँ तो थोड़ा, कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन दे देगा, ठीक है। सो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, दैट्स इट, खत्म। अब इसी चीज़ को अगर ये सेट बड़ा रहता तो मेरा काम बहुत लेंदी हो जाता, तो मैं उसे कैसे लिखूँगा? तो मैं शॉर्ट में लिखूँगा, तो ये ऐसे फॉर्मेट में लिखूँगा मैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप। बेसिकली दिस इज़ द प्रॉपर्टी साइड। बेसिकली ये जो मैंने लिखा है वो प्रॉपर्टी है पूरा, ठीक है। ये एलिमेंट को दर्शाता है, तो दिस इज़ माई एलिमेंट, दिस इज सच दैट, इस हिसाब से एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। प्रॉपर्टी दैट एलिमेंट सेटिस्फाइज, दैट्स इट। इतना आसान काम है। नाउ लेट्स बिगिन विथ थर्ड, क्योंकि दिस इज वन शॉट, तो डू नॉट, वी आर नॉट कंसिडरिंग वेरी स्लो मोशन में, एकदम आराम से। ऑल्दो मेरी स्पीड अभी भी स्लो चल रही है। 13 मिनट्स ऑफ पास्ट, 13.5 मिनट पास हो चुके हैं एंड 13.5 मिनट के ऊपर हो चुका है, सॉरी, ऑलमोस्ट 14 मिनट्स एंड वी आर ओनली ऑन टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। सो लेट्स इंक्रीज आवर स्पीड। तीसरा इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज बेसिकली diagrammatic representation of set. It is not always necessary that will explain or list each and every element or will specify the property. कभी कभार आप प्रेजेंट करते हो डेटा, जैसे मैं आपके सामने डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी मैं लिख रहा हूँ हर एक चीज़। अब किसके पास लिखने का समय नहीं है, कोई चाहता है कि पहले से ही नोट्स प्रिपेयर्ड रहे, तो उसमें वो ग्राफ्स ही यूज़ करेगा। वो थियरी वाला लिखना उसको हर एक को बोर होता है, पता है क्या? आपको भी पढ़ने को बोर होगा, मुझको भी लिखने को बोर होगा। बट इफ़ आई हैव समथिंग इन दिस फॉर्मेट, इफ़ आई ड्रॉ दिस, अगेन मैं एक ही एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो इफ़ आई हैव दिस, लेट्स सपोज दिस इज़ अ यूनिवर्स जिसमें वी आर डीलिंग विद सेट के एलिमेंट्स। दिस इज़ यूनिवर्सल सेट जिसको यू से डिनोट करते हैं यूजुअली, एंड सेट है तो मैं सेट को सर्कल से डिनोट कर देता हूँ, और जिसमें मेरे पास में एलिमेंट्स है 1 2 3 4।
ये यूनिवर्स में क्या है, यूनिवर्स में नेचुरल नंबर है, यहाँ पे अपन ने लिख के रखा है देखो। सो वी हैव रिटन ओवर ईयर कि मेरा जो यूनिवर्स है वो नेचुरल नंबर का रहेगा और उसमें क्या एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4, उसके बाहर भी कुछ एलिमेंट्स है जो सेट ए को बिलोंग नहीं करते, जो सेट ए को बिलोंग नहीं करते बट है वो बाहर है, दोज आर अवेलेबल। ठीक है, इतना जूम ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा काफ़ी जूम्ड आउट था, है ना। एनीवेज, तो बेसिकली वेन डायग्राम इज़ व्हाट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of set. Pictorial representation of set is basically what, your Venn diagram. Okay, now let's move ahead. अब रिप्रेजेंटेशन हो गया, लिखना आ गया, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना आ गया, तो क्या अब यहाँ से मेन कोर टॉपिक चालू होता है, दैट इज़ सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है, हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट इज़ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। व्हाट इज़ कार्डिनलिटी, गिनती, अब गिनती नहीं लिखता हूँ मैं, इसे इंग्लिश में लिख देते हैं काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट या ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट। एक सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये हमें कार्डिनलिटी बताता है। तो मान लो अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है, सो ए में यदि m एलिमेंट्स है तो m इज़ द कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, and cardinality of A is written in this way, n of A equal to m, n of A is equal to m, इस हिसाब से हमारा कार्डिनलिटी डिफाइन होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड नंबर 2। अब नंबर 2 के पहले थोड़ी एग्जांपल्स के ऊपर बात करता हूँ मैं, ताकि आगे का कॉन्सेप्ट बिल्ड भी होए। सो मान लो अगर मैंने बोल दिया सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 5। अब अगर मैंने सेट ले लिया बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है मेरे पास में। सो एक और ले लेता हूँ मैं, सी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू n। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इसके पहली बात तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो अपन इसके रूट्स निकालेंगे, इसके जो भी रूट्स रहेंगे वो x को बिलोंग करेंगे, x को बिलोंग करेंगे तो c को बिलोंग करेंगे। इसके रूट्स आर -3 -2, दे डू नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इफ़ समवन डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो x में नहीं आएगा, अगर वो x में नहीं आएगा तो सेट c में नहीं आएगा। इसका मतलब आपके पास में सेट c में कुछ भी नहीं है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी इज़ एम्प्टी, 0। मैं वो हटा देता हूँ अभी के लिए, कार्डिनलिटी इज़ 0, राइट। सो ये अलग अलग प्रकार के सेट देखे अपन ने, है ना। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ताकि थोड़ा बेटर रहे अपने लिए। एक डी एक सेट ले लेता हूँ मैं, एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। अब यहाँ पे डी में एक ही एलिमेंट है 2, तो उसकी कार्डिनलिटी 1 हो गई। अरे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। व्हेन वी टेक स्क्वायर रूट वी ऐड प्लस माइनस, सो यहाँ पे प्लस माइनस 2 आने से, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग नेचुरल नंबर तो -2 तो नहीं आ सकता, वील कंसिडर ओनली +2। सो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे एक एलिमेंट आया, ऊपर 0 आया, उसके ऊपर इन्फाइनाइट आया, उसके ऊपर 5 आया। सो द कॉन्सेप्ट इज़ कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। एक उसमें से है फाइनाइट, except this example all the sets are finite set। ये फाइनाइट सेट था, ये फाइनाइट सेट है, 0 है तो क्या हुआ, फाइनाइट तो है, 1 भी फाइनाइट है। सो फाइनाइट सेट इज प्रोसेस ऑफ काउंटिंग जिसमें एंड हो रहा है, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग comes to an end is basically your finite set। Then what is infinite set? Next is infinite set। अब देखा ना अपन ने यहीं पे, कोई सेट फाइनाइट है तो कोई इनफाइनाइट भी है।
कहाँ चला गया मेरा इनफाइनाइट? मेरा इनफाइनाइट डिलीट हो गया। कोई चीज़ फाइनाइट है तो दूसरी इनफाइनाइट भी है। सो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग, या मैं ऐसा बोल दूँ, प्रोसेस ऑफ काउंटिंग से बेटर अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट, दैट्स इट। जो सेट फाइनाइट नहीं है वो क्या रहेगा? इनफाइनाइट सेट। ऑब्वियस बात है, जहाँ पे इसी का मतलब हो गया ना कि जहाँ पे प्रोसेस ऑफ काउंटिंग खत्म नहीं हो रही है, तो मैं इतना लेंदी लिखने से अच्छा है मैं वो लिखूँ ना, जो चीज़ वो नहीं बन रही है मैं वो लिख देता हूँ ताकि वो दूसरी चीज़ बन जाए। गेटिंग? नेक्स्ट, नंबर 4, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे देखो आपने बोला कि कार्डिनलिटी 0 आई, मतलब सेट में कुछ भी नहीं था, तो दैट सेट इज़ नोन एज नल सेट। नल सेट इज़ एम्प्टी सेट बेसिकली। एम्प्टी सेट बोलने से आपको समझ में आ जा रहा है कि उसमें कुछ नहीं रहेगा। सो वेन एवर वी से कुछ नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ दो, या तो जस्ट सिंपली राइट दिस फाई, ओके, ये लिख के ख़त्म कर दो। इसके अलावा यू कैन नॉट राइट एनीथिंग। इफ़ यू आर राइटिंग ऐसा फॉर एम्प्टी सेट देन दिस इज़ रॉन्ग। If you are writing 0 in the empty set, then also this is wrong. You can never include anything. If you are writing empty set, then you can never include anything into the set. So you will have to keep either खाली या you just have to write the phi, right? So ये अपने पास में अलग अलग टाइप ऑफ आ गए। अब सबसे important concept is my subset. What is the definition of subset? मान लो मेरे पास में एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक सेट है मेरे पास में B जिसमें मेरे पास में एलिमेंट्स है 1 2 3। तो व्हाट इज़ सबसेट? बेसिकली मैं एक सेट के अगर सारे एलिमेंट किसी एक सेट में इंक्लूड कर सकता हूँ, एक सेट के सारे एलिमेंट अगर मैं किसी सेट में इंक्लूड कर सकता हूँ, तो इन दैट केस मैं कहता हूँ कि ये सेट जो जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेंट थे वो उसका सबसेट बनेगा। मतलब क्या कि B इज़ सबसेट ऑफ A इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज़ इन A। तो इसी का मतलब ये हो गया कि A इज़ द सुपर सेट ऑफ B इज़, इसका मतलब ये हो गया कि A इज़ सुपर सेट ऑफ B। B से वो बड़ा है इन अ वे टेक्निकली, ओके। सो इसके बाद में आता है मेरा प्रॉपर सबसेट। नाउ व्हाट इज़ प्रॉपर सबसेट? बस एक चीज़ का डिफरेंस डाल दूंगा मैं, वो प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स में मेरे पास में माइनस इन्फिनिटी, माइनस पाई, फिर बाद में मेरे पास में 0, फिर 1, फिर √2, ये सारे नंबर्स है, मतलब इसमें सब कुछ आ गया। और मैंने लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर मेरे पास में 1 2 3 से लेकर सिर्फ इन्फिनिटी तक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट करते। अरे करते हैं ना, यस। सो अगर करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि एन आर का नेचुरल नंबर आर का सबसेट बन गया। सबसेट की डेफिनेशन जो आपने ऊपर देखी कि भाई अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में पूरी तरीके से समा जाते हैं तो वो एक दूसरे का सबसेट बन जाएगा। वो एक मतलब जो जिसके एलिमेंट समा जा रहे हैं वो उसका सबसेट बन जाएगा दूसरे का। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अब मैं चाह कर भी यहाँ पे नेचुरल नंबर में ऑब्जर्व इट, लिसन केयरफुली, क्या मैं चाह कर भी नेचुरल नंबर में 0, √2, नेगेटिव पाई और माइनस इन्फिनिटी और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर सकता हूँ? नेवर। सो इन दैट केस मैं n को r का प्रॉपर सबसेट बोलूँगा। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि A और B इज़ प्रॉपर सबसेट। अगर मैं B के हिसाब से बात करूँ तो B इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। प्रॉपर सबसेट में ये लाइन नहीं आती है, is proper subset of A if
B is contained in A and A has at least one element which is never part of B, which is never part of B. This is the definition of proper subset. So basically हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके पास में एक सेट है और आपके पास में दूसरा सेट है. एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट तब बनेगा जब आप चाह कर भी एक सेट के कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट में नहीं ला सकते. जैसे कि नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर नेचुरल नंबर. आप नेचुरल नंबर में चाह कर भी नहीं ला सकते. इंटीजर रियल नंबर में आप चाह कर भी इंटीजर्स में रैशनल नंबर नहीं ला सकते, इरेशनल नहीं ला सकते. सो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. सेट ऑफ स्क्वायर्स और सेट ऑफ पैरेललोग्राम में सेट ऑफ स्क्वायर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि आप स्क्वायर्स में चाह कर भी पैरेललोग्राम नहीं ला सकते. पैरेललोग्राम एक बड़ा सेट है. तो ये होगी particularly definition of proper subset. Are you getting this? Right? So now let's moving ahead to अब हमें पता है सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या है. तो अब एक एग्जांपल लेके मैं सीखना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ आपको कि भाई 1 2 3 4 अगर सेट है तो इसके कितने अलग अलग टाइप के, बड़ा हो जाएगा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, 3 ही लेते हैं. इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं. सो आपने बोला सबसेट बनाना है, बड़ा काम आसान है. सिर्फ एक सिंगलटन 1 ले लो, ये सबसेट बन जाएगा. सिंगलटन 2 ले लो, ये सबसेट बन जाएगा. सिंगलटन 3 ले लो, ये सबसेट बन जाएंगे. सर ये सिंगलटन क्या बोल रहे हो आप? सिंगलटन इज़ बेसिकली एक सेट जिसकी कार्डिनलिटी सिर्फ और सिर्फ 1 रहती है. दैट इज़ सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट मीन्स व्हाट? सेट कंटेनिंग only one element. Set containing only one element is your singleton set. तो सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, राइट. सो ये मेरे सबसेट्स बनते जा रहे. क्या ये सबसेट है? तो यस, दिस इज एंटायरली कंटेन्ड इन सेट ए, 2 इज़ एंटायरली कंटेन्ड इन सेट ए, 3 इज़ एंटायरली कंटेन्ड इन सेट ए. सो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1 2, उसके बाद में आपके पास में आएगा 2 3, उसके बाद में आपके पास में आएगा 1 2 के बाद में 1 3. उसके बाद में सेट इटसेल्फ. ये कहीं किसी ने बोला नहीं है, ये कहीं किसी ने बोला नहीं है कि भाई सेट खुद का सबसेट नहीं रह सकता. क्या सेट ए के 1 2 3 उसमें कंटेंट है? यस है. देन ए सबसेट ऑफ ए, ये तो होना ही है. ठीक है. नेक्स्ट एक छोटा सा 8 5 स्टार डू नथिंग काइंड ऑफ चीज़ है ये. 5 इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट. ये हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा 5 जो चीज़ दिख नहीं रही है इसका ये मतलब नहीं कि वो होती नहीं है. So if you say a room is empty, it is empty with respect to people, it is empty with respect to some object. A bottle is half filled, half empty. So it is with respect to water. The bottle is with respect, supposing it's water, okay. तो किसी और चीज़ के लिए भी आप ले सकते हैं बॉटल को. Anyways, so that is the concept. Phi is always subset of each and every set. So the idea is very clear कि if we collect all these elements, मैं यदि इन सारे सबसेट्स का कलेक्शन कर दूँ तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा power set of A. So basically what is power set? Power set is collection of all the subsets of a set. Power set is basically collection of all the subsets of a given set. अब यहाँ पर मैं सीखना चाहता हूँ वापस और सिखाना चाहता हूँ कि भाई कार्डिनलिटी कितनी पावर सेट की. तो पावर सेट की कार्डिनलिटी के लिए एक शानदार फॉर्मूला है, दैट इज़ 2n ऑफ ए. मान लो ये मेरा सेट है ए, तो इसकी कार्डिनलिटी 3, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी मेरी 2^3 विच इज़ 8. लेट्स काउंट वेदर इट इज़ राइट और नॉट. 1 2 3 4 5 6 7 8. We are absolutely correct. That number of elements in the power set is basically 8, which is nothing but cardinality of A जो 2 के पावर में जाएगा. इतना ठीक है.
सो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क. ठीक. सो अब इसमें से एक थोड़ा सा हट के टॉपिक लेता हूँ मैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे बोला ना कि ये 1 2 3 इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ये 1 2 3 इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बेसिकली एक सेट खुद का जो इक्वल है खुद के, वो खुद का सबसेट बनता है. सो यहाँ पे एक डेफिनेशन आता है इक्वल सेट का. व्हाट इज इक्वल सेट? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then A is equal to B if and only if को IFF से रिप्रेजेंट करते हैं हम. if and only if A is subset of B and B is subset of A. सीधी भाषा में बोलने का मतलब ये है कि A के सारे एलिमेंट B में कंटेंट है और B के सारे एलिमेंट A में कंटेंट है. मतलब A B का सबसेट बन गया और B भी A का सबसेट बन गया. एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. मान लो सेट A में 1 2 3 है और सेट B में भी 2 1 3 है. सॉरी एलिमेंट्स तो आगे पीछे लिखे, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. शुरुआत में सीखा है कि ऑर्डर इज़ इररिलेवेंट. तो क्या A के सारे एलिमेंट B में कंटेंट है? यस. क्या B के सारे एलिमेंट A में कंटेंट है? यस. तो क्या ये दोनों इक्वल सेट हुए? यस. क्यों? क्योंकि दे आर सबसेट ऑफ ईच अदर. तो मान लो दो सेट इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? भाई सबसेट. Let's understand equivalent set. What is equivalent set? So if n of A is equal to n of B only, मतलब कार्डिनलिटी ही सिर्फ और सिर्फ सेम है, एलिमेंट्स सेम नहीं है, तो इन दैट केस वी से A is equivalent to B. A is equivalent to B. अब इसको समझ लेते कैसे. सी लेट अस सपोज करते एग्जांपल सेट A में मेरे पास में 1 2 3 है और B में मेरे पास में A E I है. क्या ये दोनों इक्वल सेट हो रहे हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि इनके एलिमेंट्स अलग है. पर क्या ये इक्विवेलेंट हो रहे हैं? यस. क्यों? क्योंकि A के पास में जो एलिमेंट्स थे, A के पास में एलिमेंट्स है 1 2 3, मतलब n ऑफ A इज इक्वल टू 3. B के एलिमेंट से A E I, मतलब कि n ऑफ B इज इक्वल टू 3. If cardinalities are equal, then we say they are equivalent. That's it. इतना सी भाषा में बात कर रहे हैं अपन, सिंपल भाषा में एकदम. ठीक है. यदि कार्डिनलिटी सेम हो तो क्या. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सल सेट. व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? इट इज लार्जेस्ट नॉन एम्प्टी सेट of which all the other set are its subset when taken into consideration. इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ साफ बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो सबसे बड़ा रहेगा, दूसरा नॉन एम्प्टी रहेगा, तीसरा ऑफ विच ऑल दी अदर सेट आर इट्स सबसेट. मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा सेट ऑफ नंबर्स A इक्वल टू 1 2 3, तो A के लिए यूनिवर्सल सेट क्या? A के लिए यूनिवर्सल सेट अल्फ़ाबेट्स रहेंगे क्या? नहीं, नंबर्स रहेंगे ना, क्योंकि वो उसके यूनिवर्स में से आ रहा है, उस यूनिवर्स में से आ रहा है. सो दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज़ कि व्हेन टेकन इनटू कंसिडरेशन का मतलब हो गया कि अगर आप नंबर्स ले रहे हो तो यूनिवर्सल सेट नंबर्स के लिए नंबर्स का सेट बनेगा. अगर आपने अल्फ़ाबेट लिया B इक्वल टू A E I, तो इसके लिए अल्फ़ाबेट्स का सेट एक यूनिवर्सल सेट बनेगा. दैट्स इट. ठीक है. सो इट इज़ डिनोटेड बाय U और S और X, अलग अलग नोटेशन है, जो भी रहेगा आपको मेंशन किया रहेगा कि
क्या है वो, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाते हैं अपन, सेट के टाइप्स हो गए, सेट के सब चीज़ें हो गई, अब क्या, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब मेरा काम थोड़ा यहाँ से बढ़ जाता है तो मैं यहीं से एक्सप्लेन करना प्रेफर करूँगा। ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन ऑफ सेट, इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट गिवन टू अस। बेसिकली क्या कि जितने भी सारे सेट्स गिवन है अपने को, उन सब का एलिमेंट्स का कलेक्शन अगर मैं सब इकट्ठे मिला के एक सेट में रख दूँ तो उसको बोला जाता है यूनियन ऑफ सेट। तो डेफिनेशन इज़ प्रिटी क्लियर कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास में 1 2 3 है, 3 5 6 है, तो ए यूनियन बी इज़ 1 2 3 5 6। नोटिस ये करना है कि ए में 3 था और बी में भी 3 था। सो वी आर नॉट राइटिंग रिपीटेड एलिमेंट्स, रिपीटेड एलिमेंट्स हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। सो वी इग्नोर रिपीटेड एलिमेंट्स एंड वी राइट इट ओनली वंस। सो दिस इज डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। डायग्रामेटिक फॉर्म हो गया ये, जिसमें जो शेडेड पोर्शन है वो ए यूनियन बी बता रहा है। सो द एंटायर रेड पार्ट इज़ ए यूनियन बी। अनदर पार्ट इज़, एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर कि इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4 है एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी है। सो सेट ए में 1 2 3 4 है, बी में ए बी सी डी है, तो ए यूनियन बी इज़ पूरा शेडेड रीजन विच इज़ 1 2 3 4 ए बी सी डी। सो ए यूनियन बी इज़ 1 2 3 4, इसमें थोड़ा अटक अटक के चलता है, ए बी सी एंड डी। सो दिस इज माई वॉट, ए यूनियन बी। माई ए यूनियन बी इज 1 2 3 4 ए बी सी डी। सो नोटिस ये करना था कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है एक एलिमेंट, यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, हेंस दे आर डिसजॉइंट, दे आर डिसजॉइंट, वो अब आपस में बहुत अलग है। ठीक है, एनीवेज, सो चीज़ करना है, बस थोड़ा डार्क बैकग्राउंड करने की कोशिश किया है मैंने, तो देखते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टू इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट गिवन टू अस। कॉमन एलिमेंट्स मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे ए में 2 4 6 8 है, बी में 1 2 3 4 5 6 है, बी में 1 2 3 4 5 6 है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ बेसिकली 2 4 6। ए इंटरसेक्शन बी 2 4 6 का मतलब ये हो गया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। नोटिस दिस दैट इफ़ वी हैव इंटरसेक्शन देन द टू सर्कल्स आर ओवरलैपिंग, वो हमेशा ओवरलैप करेंगे क्योंकि ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, मीन्स दो अलग अलग सेट ओवरलैप होंगे एट दोज पॉइंट विच दे हैव कॉमन। इतना ठीक। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो व्हाट इज़ बेसिकली डिफरेंस ऑफ सेट, काफ़ी बड़ा सारा डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है। डिफरेंस ऑफ सेट साधारण भाषा में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मान लो ए में 2 4 6 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। सो ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ यूनिक है, ए को बी को बिलोंग नहीं करते, मतलब एलिमेंट्स वो आएंगे जो ए के हैं बी के नहीं हैं, वो बी के बिल्कुल भी नहीं है। So basically a minus b is 8 in our case and b minus a is 1 3 5 in our case. So basically collection of those elements which purely belongs to a only and collection of those elements which purely belongs to b only. जैसे यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो blue shaded region है, this blue shaded region is only a, that is a minus b, ठीक है, and this shaded region is only b, that is b minus a, and this is a minus b. ठीक है, now let's move ahead to complement of set. The complement of set is basically difference of set की भाषा में बात करना चाहें
तो ये शेडेड रीजन जो आपको दिख रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ए अगर सेट में 1 2 3 4 है और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सो ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट रहेंगे जो ए को बिलोंग नहीं करते और जो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं। सो अगेन ये जो भाषा मैं बात कर रहा हूँ, ये भाषा किसकी है? ये भाषा है अपने डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस ऑफ सेट में भी तो यही था कि ओनली ओनली ओनली। तो जब बात ओनली की आती है तो अपन प्रेफर करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट को। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता वही है कि कॉम्प्लीमेंट में अपन क्या करते हैं, अपन कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेट यूनिवर्सल को बिलोंग करता है, ए को नहीं। अगेन कॉम्प्लीमेंट दो सेट के बीच में नहीं लिया जाता है, दो सेट के बीच में हमेशा डिफरेंस ऑफ सेट लिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, याद रखें, कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करता हूँ, सो ए यू माइनस ए रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है? फिर से यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो डायग्राम से इट इज़ प्रीटी क्लियर कि अगर आपका जो बाहर का रीजन है, आउटर रीजन जो शेडेड रीजन है, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, एंड जो सर्कल के अंदर के एलिमेंट्स है दोज आर ए के एलिमेंट्स। अब एक चीज़ मुझे बताना है जो यहाँ पे कहीं पे तो भी प्रेजेंट है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, सो वो नहीं दिखेगा इसमें। दिखना तो चाहिए, हाँ दिख रहा है। हाँ, ये जो एलिमेंट है बेसिकली, ये जो सेट है, इसका ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है अपने पास में जिन्हें हमें समझना है कि भाई ए माइनस बी इज़ सबसेट ऑफ ए, बी माइनस ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ये ऑब्वियस बात है। जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूँ तो 2 4 6 8 है, ए माइनस बी में 8 है, तो ये इसका सबसेट बनेगा। 1 3 5 बी का सबसेट बनेगा, तो बी माइनस ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सो फर्दर है ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। मतलब क्या? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं अगर आपके पास में सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, सो ए माइनस बी इज़ व्हाट? मैं इसके लिए फ़िलहाल हटा देता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही लिखता हूँ, ये मेरा सेट है, ठीक है। सो माई ए माइनस बी इज़ व्हाट? 1 2। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज़ माई 3 4। अब इफ़ आई टेक इंटरसेक्शन ऑफ a minus b and a intersection b, so I get empty set. This is what they are trying to say. So they are trying to say is कि when you take intersection then they are mutually disjoint set. Mutually disjoint set का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने a minus b लिया और a intersection b लिया, उन दोनों का intersection is equal to 5. So उसमें a minus b और b minus a का लेंगे तब भी होना है, b minus a intersection b लेंगे तब भी होना है। नेक्स्ट बोला ये जा रहा है कि a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो एक प्रकार से रिप्रेजेंट करने की बात हो गई। a माइनस बी में वो एलिमेंट से समझे इसको, a माइनस बी में वो एलिमेंट से जो a को बिलोंग करते b को नहीं। अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? b कॉम्प्लीमेंट पहली बात तो वो एलिमेंट्स का कलेक्शन हो गया जो b को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो जो b को बिलोंग नहीं करता है वो कहीं ना कहीं a को बिलोंग कर रहा होगा और यूनिवर्सल को बिलोंग कर रहा होगा। अब ए और यूनिवर्सल में कॉमन एलिमेंट्स तो ए के ही रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग करते। सो बस वही बात कर रहे हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे वाइस वर्सा बी माइनस ए के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज सेट इटसेल्फ, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट
यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इस फाई, यूनिवर्स में से अगर मैं सब कुछ हटा दूंगा तो बचेगा फाई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। और जब कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बोलती है कि सेट में के एलिमेंट्स को हटा के दूसरे एलिमेंट्स चाहिए, तो मैंने अगर सेट में के एलिमेंट्स हटा दिए तो बचा क्या, फाई। सेम फाई में से अगर मैं हटा दूंगा सब कुछ तो बचेगा यूनिवर्सल, क्योंकि फाई खाली सेट है। अब उसको हटा के सब कुछ चाहिए तो भरा हुआ सेट मिलेगा। आ रहा है समझ में? अगर ए बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए। प्रिटी इजी टू क्रैक, एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझ ले इसको तो बेटर है। कि मान लेते अगर आपके पास में सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, यूनिवर्सल में आपके पास में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट में आपके पास में एलिमेंट्स रहेंगे 4 5। बी के पास में अगर एलिमेंट्स है 3 4 5, सो बी कॉम्प्लीमेंट के पास में रहेंगे 1 2। सो अगर देखा जाए ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेट मी चेक वंस अगेन। हाँ, एक एरर जो ये हुआ है हमारे साइड से कि ए बी का सबसेट होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे ए बी का सबसेट नहीं लिया है। ए बी का सबसेट ले लेता हूँ मैं इसमें, मतलब मैं ए बी का सबसेट चाहिए ना मुझे, 1 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट में 6 7 ले लेता हूँ मैं। सो ये हो जाएगा 6 7, और बी कॉम्प्लीमेंट में ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट ए सबसेट ऑफ बी यहाँ पे क्लियर कट है ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है मेरे पास में, बी कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, हटाएंगे तो 6 7 ठीक है। नोटिस ये करना है कि जब अपन बात इसकी दोनों की कर रहे थे तो यहाँ पर ए वॉज सबसेट ऑफ बी, अब जब बात इन दोनों की करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। 6 7 इज कम्प्लीट एंटायरली कंटेन्ड इन, राइट। सो बस यही चीज़ सिखाना है उनको, यही चीज़ मुझे आपको सिखाना है। सिखाना यही है कि ए बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट रहेगा। अब कुछ अलजेब्राज है जो हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव लॉ, एडिशन की दुनिया में वी ऑल नो 1 + 2 = 2 + 1, तो उस हिसाब से ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। देन कम्स एसोसिएटिव लॉ बेसिकली अपने को ब्रैकेट्स कैसे लेते हैं वो सिखाता है। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो पहले दूसरे और तीसरे का इंटरसेक्शन लो फिर पहले के साथ में लो, या पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन लो फिर तीसरे के साथ में लो, बात बराबर। सेम फॉर यूनियन। देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब हो गया कि भाई पहले आप बी यूनियन सी निकालो फिर उसके साथ में ए इंटरसेक्शन करो, या तो फिर आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो ए इंटरसेक्शन सी निकालो, उनका यूनियन करो, दोनों से आंसर सेम आने वाला। फिर से बोला क्या जा रहा है कि जब आप बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, पहले ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद में आपने उसका ए के साथ में इंटरसेक्शन ले लिया, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो किसके बराबर रहेगा, तो वो बराबर रहेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर रहेगा। सिमिलरली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालेंगे फिर बाद में ए के साथ में यूनियन लेंगे, उसी का आंसर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर रहेगा, ऐसा उनको कहना है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ गाइस। So now let's move ahead. आइडेम्पोटेंट लॉ के बारे में अगर बात करें तो बड़ा 5-6 सा लॉ है। ए इंटरसेक्शन ए के बराबर रहना है, ए यूनियन ए के बराबर रहना है, ये मतलब इसमें तो अपन कहाँ बहस करें इनसे। आइडेंटिटी लॉ इज़ बड़ा इंपॉर्टेंट कि अगर ए इंटरसेक्शन एक्स इज व्हाट यूनिवर्सल सेट, दिस इज़ माई यूनिवर्सल सेट। सो अगर ए और एक्स के साथ में मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन लूँगा मैं तो हमेशा मेरे को आंसर ए के बराबर मिलेगा, और वैसे फाई के केस में रहेगा ए यूनियन फाई अगर मैं लूँगा तो मेरे को ए मिलेगा। तो बड़ा सिंपल सा है ये। इफ़ यू वांट यू कैन टेक एन एग्जांपल एंड चेक ओवर हियर। ए और यूनिवर्सल सेट में
ए और यूनिवर्सल सेट में अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो इंटरसेक्शन मतलब 1 2 3, सो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज हमेशा ए। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह भी वैसे ही प्रूव हो जाते हैं कि इफ़ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक दिस। मान लो ए के पास में एलिमेंट थे 1 2 3, बी के पास में एलिमेंट है 1 2 3 4, सी के पास में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले बोलता है कि अगर आपने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया तो बी इंटरसेक्शन सी इज़ कितना, ए इज़ 1 2 3, सॉरी यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी विल बी ओनली 4, सो द यूनियन विल बी 1 2 3 4। और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या सिखाता है? यदि आपने ए यूनियन बी निकाला और अगर आपने ए इनका इंटरसेक्शन लिया ए इन, तो दोनों से आंसर, इसका जो आंसर रहेगा वो इसके बराबर रहेगा। सो लेट्स सी क्या सही आता है क्या। सो व्हाट इज़ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी इज़ 1 2 3 ए के एलिमेंट्स और 4 बी का, तो 1 2 3 4 सब एलिमेंट्स का कलेक्शन इंटरसेक्शन। व्हाट इज़ ए यूनियन सी? 1 2 3 4, तो 1 2 3 तो ए के है ही, बस 4 5 6 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो एंटायर सी पूरा आपके पास में आ जाएगा। अब इनके इंटरसेक्शन में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में आ रहा है 1 2 3, सो दिस इज़ हाउ यू प्रूव, सॉरी this is how you prove distributive law. So we have proved कि A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। मतलब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे प्रूव करना है, LHS इक्वल टू RHS बताना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स, ये तो ऑब्वियस बात है, फिर से हमारे पास में एग्जांपल रेडी है तो इसमें मेहनत नहीं करनी है इसमें। सो मेरे पास में ए एक सेट है 1 2 3, ए कॉम्प्लीमेंट इज़ मेरे पास में 4 5 6 7। सो इफ़ आई टेक ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7, अगेन इट्स अ यूनिवर्सल सेट। सो इफ़ आई टेक ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो आई गेट यूनिवर्सल सेट एज अ आंसर। So it's universal set. Okay. And there is something, the last concept, that is properties of cardinality of set, जिसमें अगर बोला जाता है कि आपको मान लेते हैं आप कि नाउ यू नो यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यू नो द प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो। सो अगर मान लेते हैं अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे कार्डिनलिटी? सो आप एन ऑफ ए ऐड करेंगे एन ऑफ बी के साथ में, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। बोलने का मतलब बड़ा साफ है कि ए यूनियन बी अगर निकालना है तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है इसलिए क्योंकि अगर डायग्रामेटिकली अगर अपन उसको सीखने की कोशिश करें तो मेरे पास में दो सेट है ए और बी। मैं जब ए की काउंटिंग कर रहा हूँ तो इस काउंटिंग के प्रोसेस में नोटिस करो कि ये एलिमेंट आ गया, और जब मैं बी की काउंटिंग करता हूँ तब नोटिस करो ये वाला एलिमेंट फिर से आ गया। सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ ओवरलैपिंग। ये दिख रहा है, काफ़ी जूम आउट करके काफ़ी हेल्प हो जाता है मुझको इससे एक्सप्लेन करने में। दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग है तो क्या, दो बार काउंट हो रहा है, दो बार काउंट हो रहा है तो एक बार हटा दो, एक बार हटाना है तो फिर ये हटा लो, हटा दिया। So hence we get the formula n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. So whenever there is or at least, तब आप A union B निकालते हो। So union corresponds to or at least। ये उसके कीवर्ड्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर सवाल में ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अपने पास में एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो गया कि भाई दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट है दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एन ऑफ ए, एन ऑफ ए की बात करूँगा मैं तो एन ऑफ ए इज़ व्हाट, ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
या मैं ऐसा बात करूँ कि भाई अपने को सिर्फ ओनली ए के एलिमेंट्स निकालना है, ए में कितने एलिमेंट्स है, तो ए एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रीटी मच फॉर्मूलाइज ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका यूज़ कैसे, तो क्वेश्चन आते, क्वेश्चन आएंगे, आपको सवाल पूछा जाएगा कि इतना सर्वे किया गया है, 200 बच्चे थे, 200 बच्चे में से 20 बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे थे, 30 बच्चे मैथ्स पढ़ रहे थे, 20 बच्चे 5 बच्चे मैथ्स और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे थे। बताओ कितने बच्चे हैं जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है मतलब क्या कि ए यूनियन बी, इंग्लिश या मैथ्स, या हो सकता है दोनों, तो ए यूनियन भी निकालना है। बोला आप बताओ कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले कितने, मैथ्स पढ़ने वाले मतलब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं बहुत 5 थे जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, उसको हटाना पड़ेगा। अब मैथ्स पढ़ने वाले अगर 30 है, 30 में से 5 को हटाएंगे तो 25 बचेगा। तो यही वो फॉर्मूला आपको सिखाया जा रहा है। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला दे आर ट्राइंग टू टीच अस। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अपना ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। नाउ व्हाट इज दिस, यूनिवर्सल सेट में से अगर आपने यूनियन के सेट का एलिमेंट हटा दिया तो आपको बचेगा वो एलिमेंट्स जो बिलोंग नहीं करता है। मान लो अगर सवाल पूछा जा रहा है कि 100 बच्चे थे, 20 बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे थे, 30 बच्चे मैथ्स पढ़ रहे थे, 5 बच्चे दोनों पढ़ रहे थे, तो सॉल्व करके बता देते, इसको यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, 20 बच्चे थे, यहाँ पे 30 बच्चे थे, यहाँ पे 5 बच्चे थे, तो यहाँ 15 हो जाएंगे, यहाँ 25 हो जाएंगे। ऑब्वियस बात है। ये ओनली ए वाले हैं, ये ओनली बी वाले हैं, और ये बोथ ए एंड बी वाले हैं, और पूरे अखंड ए में 20। ए मतलब क्या, इंग्लिश, और बी मतलब क्या, मैथ्स। ठीक है, लेकिन है तो पूरे 100 लोग। अब ए यूनियन बी अगर मैं बताऊँ आपको, तो ए यूनियन बी कितना हो रहा है, देखो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए मेरे पास में 20 प्लस 30 माइनस 5, तो 45। इसका भी एडिशन देखो, ये तीनों का एडिशन इज 45। 100 में से 45 लोग तो इंग्लिश और मैथ्स पढ़ रहे हैं। बच्चे लोग क्या कर रहे थे, कुछ नहीं पढ़ रहे। तो उसी को बोला जाता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और वो आता है मेरे पास में 55। तो वो आया कैसे, तो साधारण भाषा में 100 में से 45 माइनस किया, जो पढ़ने वाले में, जो यूनिवर्स में से पढ़ने वाले को हटा दिया, बच्चे वे लोग नहीं पढ़ रहे। आ रहा है समझ में, बस यही कहानी। 100 में से 45 हटा दिए, बच गए 55। तो ये क्या लिखा मैंने, यूनिवर्सल में से मैंने अगर ए यूनियन बी हटाया तो बचा क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे अपन ने 2 का देखा था, यहाँ पे 3 का है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगेन लॉजिक वही है कि कोई चीज़ जो रिपीटेटिवली काउंट होके डबल ट्रिपल हो रही है उसको एक बार माइनस किया, पर क्योंकि 3 बार माइनस करने पर वो, अगर कोई चीज़ कॉमन टू ऑल है तो वो तीनों बार माइनस होके ख़त्म हो जा रही है। तो हेंस वी ऐड वंस, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एज वेल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सो प्रीटी मच दिस इज़ ऑल अबाउट द सेट थियरी। यहाँ पे सेट थियरी ख़त्म होता है, बेसिकली एक डेफिनेशन बचता है, दैट डेफिनेशन इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट ठीक है, उसको अपन जब रिलेशन पढ़ते हैं, जब अपन उसका रिलेशन पढ़ेंगे तब उसको अपन अच्छे से पढ़ते हैं। नॉनदलेस कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ इज़ बेसिकली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, यूनियन का इंटरसेक्शन होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट प्लस का माइनस करता है, काइंड ऑफ वैसी चीज़ है।
So this is pretty much all about the theoretical part and the entire conceptual part of set theory. कुछ क्वेश्चंस है तो अपन वो रिलेशन के टाइम पर करेंगे और रिलेशन को आगे समझेंगे. That's it from me. Thank you.